नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा कि वो नामांकन करने से पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं और सैफई के सभी लोगों का आशीर्वाद लूंगा। सभी मैनपुरी के लोकसभा मतदाता हैं। सपा के गढ़ को लेकर रघुराज शाक्य ने कहा कि गढ़ जनता ने बनाया है, सबसे बड़ी अदालत जनता की है। जनता ने बड़े बड़े किले गिरा दिए और इस बार मैनपुरी की जनता और भाजपा कार्यकर्ता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। सपोर्ट इतनी रहेगी, आम आदमी कहाँ से मिल सकता है? विधायक सांसद नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़े कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो। वो यही चाहता है, जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम करती है, तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का। तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं, उस ऋण को चुकाने का उनका हम लोगों का पूरी जनता का अधिकार बनता है। कुछ भी कहने के कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के इटावा के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही है, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से उपचुनाव और आरएलडी सपा प्रत्याशी के सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन गोपाल उर्फ मदन भैया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मदन भैया ने कलेक्ट्रेट स्थित एसडीएम कोर्ट में पहुंचकर एसडीएम जीत सिंह के सामने नामांकन दाखिल किया। खतौली विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी के साथ इस दौरान आरएलडी जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार रघुराज शाक्य नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पहुंचे। अपने इटावा स्थित आवास से निकलने के बाद भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने सैफई स्थित नेताजी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि रघुराज शाक्य पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि बीजेपी से उनको टिकट नेताजी के आशीर्वाद से मिला है और चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का भी आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। साथ ही रघुराज शाक्य ने यह भी कहा कि वो नेताजी के असल शिष्य हैं और उन्हें ही नेताजी से राजनीति सीखी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 5 दिसंबर से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को बुलाने और नई पर्यटन नीति 2022 समेत कुल 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इस बात पर भी फैसला हुआ कि सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 3 दिन का होगा और इसके अलावा 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके तहत HRIT विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की भी मंजूरी दी गई। गांधी स्नातकोत्तर संस्थान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 12 अतिरिक्त बेड को जोड़ा गया है। क्रिटिकल केयर में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल केयर यूनिट की आवश्यकता होती, उसके लिए काफी दिनों से इस बात का प्रयास भी चल रहा था और वैसे भी हर समय इस बात के लिए कोशिश की जाती है कि SGPGI हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है इलाज का, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ सके वो बढ़े। और इसमें खासतौर से 12 बेड जोड़ने के लिए आज मंत्री परिषद ने अनुमति दी है। माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 135 लाख क्लर्क जो ट्रेनिंग के पदों पर सापेक्ष कार्यरत हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है। लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, 5 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रवेश आकर्षित करना,
और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात पर देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि, विद्युत, पानी, बुनियादी ढांचे, कैपिटल शेयरिंग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित FAB इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित PLI प्रोत्साहन को छोड़कर FCI के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। बड़ी बात ये सरकार ने मंजूर किया है कैबिनेट ने कि इस सोलर एनर्जी के जनरेशन के साथ साथ हम उसके स्टोरेज की भी व्यवस्था के लिए भी हम अपनी पॉलिसी में मदद देंगे। और आपको याद होगा तो इस तरह की व्यवस्था जो औद्योगिक विभाग जो औद्योगिक नीति लेकर के आया था तो उसमें भी ये व्यवस्था की गई थी कि जो पंप स्टोरेज के जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो वही इंसेंटिव सेम इंसेंटिव हम सोलर पॉलिसी में भी बिल करके इनको देंगे। उसी तरह जो पिछड़े इलाके हैं बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे वहां सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर हम 20 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन लाइन बनाने का खर्चा भी हम सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पर्यटन का, उन सारे पोटेंशियल्स को कैसे हम एक्सप्लॉइट करें और कैसे हम उसको हर तरह के जो पोटेंशियल है उनका कैसे हम उपयोग करें, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक नई नीति की रचना की गई है। उसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। हमारे विभाग में PGI में हम CCM के बेड्स बढ़ाने जा रहे हैं और उसके संबंध प्रस्ताव था और माननीय मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ने सहर्ष सहमति दी है। पहले हमारे पास 20 बेड होते थे, 12 अतिरिक्त बेड हम बढ़ाने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता के हित में तेज का डेवलपमेंट करने के लिए हमने मंत्रिपरिषद ने मोहर लगाई है और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष सहमति दी है। कुल 24 प्रस्ताव थे। आज की कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट का निर्णय देने के लिए हमारे माननीय खन्ना जी और ये सब लोग। आपके विभाग का भी कोई नहीं, हमारे विभाग का कोई नहीं था। मदरसों को लेकर सर कोई बात? मदरसे की तो सर्वे पूरी हो चुकी है। 8500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन देकर फिर इस पर निर्णय लेंगे। संभल में जो है युवा कल्याण विभाग के नाम से जमीन थी खेल के मैदान को विकसित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया था कि जो जिले ऐसे हैं जहां खेल के मैदान या खेल की सुविधाएं मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां उपलब्ध नहीं है वहां उपलब्ध कराया जाए, तो संभल उसमें था। तो आज जो है युवा कल्याण विभाग की जो जमीन थी वो खेल विभाग के नाम हस्तांतरित होने की कैबिनेट की मंजूरी मिली। तो आज योगी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी दिग्गज देते हुए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात संभल में जहां युवा कल्याण विभाग की जमीन को खेल विभाग को सौंप दिया गया है, जिसके बाद अब संभल में स्पोर्ट्स स्टेडियम का सपना जल्द साकार होगा।
संभल में खेल स्टेडियम बनाने की तैयारी भी शुरू की जाएगी। दरअसल योगी कैबिनेट की बैठक में संभल में स्टेडियम के लिए युवा कल्याण विभाग की जमीन खेल विभाग को देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर आज मोहर लगाई गई। इस क्रम में अब जमीन खेल विभाग को सौंप दी गई है और संभल में स्टेडियम बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। संभल में जो है युवा कल्याण विभाग के नाम से ज़मीन थी, खेल के मैदान को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया था कि जो ज़िले ऐसे हैं जहां खेल के मैदान या खेल की सुविधाएं मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां उपलब्ध नहीं है, वहां उपलब्ध कराया जाए, तो संभल उसमें था। तो आज जो है युवा कल्याण विभाग की जो ज़मीन थी वो खेल विभाग के नाम हस्तांतरित होने की कैबिनेट की मंजूरी मिली। तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए पहली बार गुजराती भोजपुरी का मिक्स रैप सॉन्ग गाया है। आज इस गाने का ट्रेलर जारी किया गया और गाने को कल रिलीज करने की तैयारी है। ट्रेलर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दिखाई दे रही है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीर है। रवि किशन के प्रशंसकों को उम्मीद है कि ये गाना गुजरात में रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। चुनाव भले ही गुजरात में हो रहे हों, लेकिन यूपी कहीं पिछड़ने वाला नहीं। गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी नेता और भोजपुरी स्टार, जो कि हमेशा भोजपुरी गानों में हमेशा फिल्मों में दिखते रहते हैं, यानी कि रवि किशन ने एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जिसमें गुजरात को लेकर के उन्होंने गुजरात में जो काम हो रहा उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पे दर्शाया है। और चूंकि ऐसा माना जाता है कि गुजरात में यूपी और बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में भोजपुरी गाना, भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी एक्टर के ये वीडियो उस चुनाव प्रचार में काफ़ी कामयाब होगा। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनिल के अंकुर। गोरखपुर में डेंगू को लेकर चोरी छुपे प्लेटलेट्स में हेराफेरी की खबर सामने आई है, जिसका खामियाजा मरीज और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। मामले पर प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है और लोगों से इस तरह के मामले को तत्काल जानकारी मिलाने की अपील की जा रही है, ताकि बाकी लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाई जा सके। आपको बता दें कि गोरखपुर में डेंगू इन दिनों अपने चरम पर है, जिसको प्राइवेट अस्पताल मौके की तरह देख रहे हैं और प्लेटलेट के नाम पर मरीजों से मोटी रकम ऐंठी जा रही है। तो वहीं सीएमओ ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त प्लेटलेट्स मौजूद है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अराजक तत्वों की या जो समाज में अराजकता और भय व्याप्त करने वाले लोग हैं, उनसे तो नहीं कुछ किया जा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि प्लेटलेट की ज़रूरत केवल और केवल तभी पड़ती है जब प्लेटलेट काउंट 6000 के नीचे हो जाए या शरीर से कहीं से रक्त स्राव होने लगे, लाल चकत्ते पड़ जाएं, ब्लड प्रेशर यकायक कम होने लगे, नाक से, आँख से, कान से, टट्टी के रास्ते से या पेशाब के रास्ते से रक्त आने लगता है, तभी ज़रूरत पड़ती है। डेंगू का मतलब प्लेटलेट नहीं होता और डेंगू का मतलब न प्लेटलेट से इलाज होता है। ये केवल अराजक तत्व जो हैं, जो कहते हैं कि मतलब आपदा में भी कुछ न कुछ अपने लिए खोजते रहते हैं, ये उनकी खोज है। डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर अब प्लेटलेट्स का खेल शुरू हो गया है। गोरखपुर जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये बातें सामने आ रही थी कि प्लेटलेट्स की कमी यहाँ पर है। फिलहाल सीएमओ की माने तो गोरखपुर जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स है, यहाँ पे कोई भी उसकी अभी दिक्कत नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के आप ब्लड बैंक में। आप देख सकते हैं ये जिला अस्पताल का ब्लड बैंक है और यहाँ के प्रभारी ने साफ तौर पे कहा है कि हम अंदर वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए न्यायाधीश के आदेश की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल सीएमओ को माने तो प्राइवेट अस्पतालों में वो लगातार जांच करा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर छापेमारी भी की जाएगी। आपको बता दें कि डेंगू के जब मरीज बढ़ते हैं तो प्लेटलेट्स 8000 से नीचे जब होता है तो लगातार उसकी दिक्कतें होती है। फिलहाल सीएमओ की माने तो अभी गोरखपुर में कोई भी प्लेटलेट्स को लेके पैनिक की स्थिति नहीं है।
सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंके जाने को लेकर लखनऊ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हत्या और धर्मांतरण का मामला सुफियान पर दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सुफियान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीम लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और फिर पूरे मामले का खुलासा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लड़की बालिग थी, परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके नाम भी जोड़ा जाएगा। तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सकती है। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो उस समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सके। तो वहीं रायबरेली के रतापुर में रहने वाले श्रीकांत सिंह ने एक अनोखी कार बनाई है। ये हेलीकॉप्टर और कार का अनोखा कॉम्बिनेशन है। श्रीकांत का कहना है कि जो लोग शादी के दौरान अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर पर बैठाने की हसरत रखते हैं, खासकर उनके लिए इस कार को डिजाइन किया गया है। वहीं इसकी खासियत की बात करें तो जब इस कार में बैठते हैं तो उस पर लगा पंखा चलने लग जाता है। श्रीकांत ने अब इस कार को शादियों के लिए बुक करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि श्रीकांत के इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पिता और अन्य लोगों ने पूरा साथ दिया। उनका कहना है कि जो हेलीकॉप्टर का खर्च नहीं उठा सकते हैं वो भी इसमें बैठकर पूरा मजा ले सकते हैं। तो वहीं सहारनपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने श्रद्धा हत्याकांड मामले में बड़ा बयान दिया। दरअसल मुशर्रफ अली ने श्रद्धा हत्याकांड आरोपी आफ्ताब के 70 टुकड़े कर सजा देने की मांग की है। मुशर्रफ ने कहा कि ऐसे लव जिहादियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और यदि कोई संगठन या व्यक्ति उनके समर्थन में आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि आरोपी आफ्ताब ने महरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतारा था और उसके शव के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस आफ्ताब पूनावाला के इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड के हर रोज उगलवाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में उसका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। देखिए, लव जिहादी आफ्ताब पूनावाला ने जो बहन श्रद्धा की एक हत्या की है और उसका बेदर्दी के साथ उसके 35 टुकड़े किए हैं, मेरी सरकार से मांग है कि इस तरह का कानून बने कि जिस तरीके से इसने बहन श्रद्धा का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया और उसका 35 टुकड़े किए हैं, इसी तरह इसके भी 70 टुकड़े होने चाहिए और जिंदे के टुकड़े होने चाहिए और इसके टुकड़ों को चीर और कद्दों को फेंक देना चाहिए। इसको भी जो है कब्र और कफन नसीब ना हो, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी लव जिहादी ऐसी हरकत ना कर सके।